हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोविंद टीच के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हिंदी के मॉडल सेट को देखने वाले हैं। इसे हम देखेंगे आज, इसका सारा आंसर देखेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये इसके कुछ गाइडलाइंस है जो आपको आपके पेपर में भी दिया जाएगा, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारा ये पहला क्वेश्चन आता है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? और ऑप्शन नंबर ए 18 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी 19 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी 20 खंडों में, या ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। तो यह जो क्वेश्चन यह गोधली के पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर के, ऑप्शन नंबर बी नलिनी त्रिलोचन शर्मा के, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी के, या ऑप्शन नंबर डी अमरकांत के। तो इसका राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर के। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए आलो ने, ऑप्शन नंबर बी सोफर ने, ऑप्शन नंबर सी मुखर्जी साहब ने, ऑप्शन नंबर डी रजनी ने। तो यह सोफर यानी जो उसका ड्राइवर था उसी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लपक कर मदन को अपने हाथों से उठा लिया? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर बी सेन साहब की पत्नी ने, ऑप्शन नंबर सी गिरधर ने, या ऑप्शन नंबर डी गिरधर की पत्नी ने। तो इसका राइट आंसर होगा गिरधर ने अपने बेटे मदन को अपने हाथों से उठा लिया लपक कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए खेल रहा था, कबड्डी खेल रहा था, ऑप्शन नंबर बी गुल्ली डंडा खेल रहा था, या ऑप्शन नंबर डी छुपन छुपी खेल रहा था, या ऑप्शन नंबर बी की जगह फिर डी की जगह बी लिखा है लेकिन ये डी नंबर है, तो लट्टू नचा रहा था। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा कि जो ये मदन था वो पड़ोसियों की आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 4 जनवरी 1825 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर 1824 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर डी 7 जनवरी 1826 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ए महात्मा गांधी ने, बी गुणाकर मूले ने, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र ने। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने करवाया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म को, ऑप्शन नंबर बी सिख धर्म को, ऑप्शन नंबर सी पारसी धर्म को, या ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दैव विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर सी नीति कथा, या ऑप्शन नंबर डी विधि शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैव विज्ञान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु चंद्रलेख किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज की, या ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वैसे आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हजारी प्रसाद के द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई थी उनको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? ए छोटे छोटे, बी टेढ़े मेढ़े, सी बड़े बड़े, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो गौड़ देश के लोग थे वे बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े बड़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? ए लेखक की बहन ने, बी लेखक के पुत्र ने, सी लेखक के दोस्त ने, या डी लेखक की छोटी लड़की ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से पूछा था कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह शीर्षक पाठ की पंक्ति है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? मतलब पूछ रहा है कि यह जो बताया गया है यह पंक्ति है यह किस पाठ की है? ए विष के दांत की, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं की, या नागरी लिपि, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा और संस्कृति की? तो यह नाखून के लिए कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए अक्षर कथा से, बी इतिहास और संस्कृति से, सी भारतीय लिपियों की कहानी से, या डी सौर मंडल से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लिपियों की कहानी से, यानी भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि शीर्षक पाठ लिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में, बी कलिंग लिपि में, सी कोंकणी लिपि में, या डी नंदी नागरी लिपि में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदी नागरी लिपि में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? ए कृष्ण प्रथम, बी अमोघ वर्ष, सी कक्का द्वितीय, या डी खोटिम अमोघ वर्ष? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम, यानी दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कृष्ण प्रथम बैठे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? ए लेखक के, बी बहादुर के, सी निर्मला के भाई के, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर के। जब बहादुर लेखक के घर आया था तो उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी भीमराव अम्बेडकर ने, सी अमरकांत ने, या डी रामविलास शर्मा ने? तो इसका राइट आंसर होगा अमरकांत ने। अमरकांत ने सुखजीवी नामक उपन्यास लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ए बाढ़ में, बी घरेलू झगड़े में, सी भूकंप में, या डी युद्ध में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध में, क्योंकि बहादुर का बाप एक सैनिक था तो युद्ध में मारा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? ए चेतावनी, बी शिष्टाचार, सी जिम्मेदारी, या डी निवेदन? तो हिदायत शब्द का अर्थ चेतावनी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेतावनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो ऑप्शन नंबर है निंदा, ऑप्शन नंबर बी मूर्त ज्ञान, सी विवाद, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त ज्ञान, यानी प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोन नदी के दूसरी ओर अमीनियों का एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो रोन नदी के जो दूसरी तरफ है, आपने अमीनियों कहानी पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि रोन नदी के दूसरी तरफ एक अमीनियों का हिस्सा है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है द माजा मोजेल द अवेन्यू, या बी ला सतरुज, या डी सी विल्नवेला अवेन्यू, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विल्नवेला अवेन्यू, यानी रोन नदी के दूसरी और अवेन्यू का एक जो हिस्सा था जो लगभग स्वतंत्र था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विल्नवेला अवेन्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहनी शब्द का अर्थ क्या है? ए प्रभाती, ऑप्शन नंबर बी भीम पलासी, ऑप्शन नंबर सी मुल्तानी, या डी सुशिरवाधु का शाह?
तो इसका राइट आंसर होगा साहने शब्द का अर्थ सुशील वादों का शाह होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। यानी पूछ रहा है कि वह किस साहित्य में उनका प्रतिष्ठित यानी कि उनका इज्जत सम्मान ज़्यादा था, उसमें वो प्रसिद्ध थे। तो ए कन्नड़ में, बी भोजपुरी में, सी उड़िया में या डी गुजराती में। तो जो लेखक थे श्रीनिवास, वो कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्नड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन शरणाकथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर डी 1970 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 1968 ईस्वी में। यानी साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन शरणाकथेगुलु को 1968 में पुरस्कृत किया था। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था। तो ये नजम्मा ने कहा था, या मंगम्मा की बेटी ने कहा था, या मंगम्मा के बेटा ने कहा था, या रगम्पा ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा कि मंगम्मा के जो बेटा था उसने कहा था कि तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगम्मा के बेटा ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। इस ऑप्शन नंबर ए ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर बी सुजाता, ऑप्शन नंबर सी सावरदैया या ऑप्शन नंबर डी सातकोड़ी होता। तो जो ये सातकोड़ी होता है ना, इनके कथाओं साहित्यों में उड़िया का जीवन देखने को मिलता है, पूरा मतलब गहराई से देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सातकोड़ी होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी। ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार के घर में, ऑप्शन नंबर बी मुखिया घर में, ऑप्शन नंबर सी सरपंच के घर में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार के घर में लक्ष्मी काम किया करती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था। ए अच्युत, या बी गुणनिधि, या केशव, या श्याम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुणनिधि। ढहते विश्वास कहानी की जो लक्ष्मी थी उसके घर का पड़ोस का जो पढ़ाकू लड़का था उसका नाम गुणनिधि था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। देखिए, जितने भी चैप्टर हैं आपके हिंदी में उन सभी के लेखकों का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके लेखक के नाम हैं उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ये हमारा क्वेश्चन भी है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सुजाता, ऑप्शन नंबर बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकर या ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकर। माँ जो कहानी है उसके लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थीं। ए घर की, बी झोपड़ी की, सी गौशालाओं की या डी कैद खाना की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गौशालाओं की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर का भाग परीक्षण किया। ए ऑप्थल्मोस्कोप से, बी स्टेथोस्कोप से या ऑप्शन नंबर सी प्रॉक्टोस्कोप से या ऑप्शन नंबर डी इंडोस्कोप से। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो डॉक्टर आए थे उन्होंने ऑप्थल्मोस्कोप से उसकी आंखों के भीतर का भाग का परीक्षण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्थल्मोस्कोप से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। ए बिज्जू की पत्नी ने, बी नारायण की पत्नी भौरी ने या ऑप्शन नंबर सी कैलाश की पत्नी राधा ने या डी इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिज्जू की पत्नी जो पुष्पा थी उसने कहा था कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है।
ए रस खान, बी घनानंद, या सी गुरु नानक, या डी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक। जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने ही लिखा है राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दीवार, ऑप्शन नंबर बी चबूतरा, ऑप्शन नंबर सी गृह, या ऑप्शन नंबर डी छत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीवार। आयनी शब्द का शायद अर्थ गृह होता है, तो आयनी शब्द का अर्थ हो जाएगा गृह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए निंदा स्तुति के बिना, ऑप्शन नंबर बी क्रिया के बिना, ऑप्शन नंबर सी राम नाम के बिना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राम नाम के बिना। जब हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह मन मानिक ले गयो चित्ते चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ए प्रेमघन श्री राधिका से, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी से, ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा से, या ऑप्शन नंबर डी भारत माता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम आयनी श्री राधिका से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन, या ऑप्शन नंबर डी जीवनानंद दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन की यह रचना है स्वदेशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी यानी प्रेमघन की है? ऑप्शन नंबर ए भारत माता, ऑप्शन नंबर बी लौट कर आऊँगा फिर, या ऑप्शन नंबर सी एक वृक्ष की हत्या, या ऑप्शन नंबर डी जीर्ण जनपद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीर्ण जनपद प्रेमघन की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? ऑप्शन नंबर ए जीर्ण जनपद से, ऑप्शन नंबर बी हारे को हरिनाम से, या ऑप्शन नंबर सी प्रेमघन सर्वस्व से, या ऑप्शन नंबर डी परशुराम की प्रतीक्षा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेमघन सर्वस्व से स्वदेशी कविता संकलित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी चमोली, या ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा के रहने वाले थे सुमित्रा नंदन पंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए पल्लव, ऑप्शन नंबर बी वीणा, ऑप्शन नंबर सी ग्राम्या, या ऑप्शन नंबर डी ग्रंथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम्या से भारत माता शीर्षक काव्य कृति ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए प्रणभंग, ऑप्शन नंबर बी रेणुका, ऑप्शन नंबर सी हुंकार, या ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्वशी के लिए कवि रामधारी सिंह दिनकर को रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर बी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर सी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर डी अक्षर ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनतंत्र का जन्म से यह कविता यह शीर्षक लिया गया है, यह जो भी पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय की कविता कौन है? ऑप्शन नंबर ए लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन नंबर बी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर सी मेरे बिना तुम प्रभु, या ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। तो इसका राइट आंसर होगा हिरोशिमा जो है वो अज्ञेय की कविता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन नंबर ए काव्य संग्रह, ऑप्शन नंबर बी कहानी संग्रह, या ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार, या ऑप्शन नंबर
डी समीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काव्य संग्रह। कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों साहित्य की यह काव्य संग्रह है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी, ऑप्शन नंबर बी हमारी नींद, ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा, या ऑप्शन नंबर डी इन जनतंत्र का जन्म। तो यहाँ देख सकते हैं, आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। मेरी नींद के दौरान, यहाँ नींद की बात हो रही है, तो इसका चैप्टर भी नींद से जुड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारी नींद। हमारी नींद कविता से लिया गया है यह। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन नंबर बी विष्णु भारद्वाज, ऑप्शन नंबर सी भरत किशोर, ऑप्शन नंबर डी रविशंकर किशोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्याम नंदन किशोर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुष्टुप किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन की, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत की, या ऑप्शन नंबर सी अनामिका की, या ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की। तो यह अनुष्टुप अनामिका की रचना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनामिका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा, ये जो अंग के ये जो ड जैसा बना होता है, इसको क्या समझता है? तो इसका ऑप्शन है बहन समझता है, ऑप्शन नंबर बी बेटी समझता है, ऑप्शन नंबर सी माँ समझता है, या ऑप्शन नंबर डी दादी समझता है। तो जो ये अंग का ये जो ड जैसा है, इसे बच्चा माँ समझता है, और जो इसका ये बिंदु है, इसे बेटा समझता है उसका, इस माँ का। तो अभी यहाँ पर ड जैसा जो बना है उसका पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माँ, उसे माँ समझता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरा पालक साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ए कहानी है, ऑप्शन नंबर बी निबंध है, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास है, या ऑप्शन नंबर डी काव्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काव्य है, जहरा पालक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए देशांतर, ऑप्शन नंबर बी लाइफ एंड सोन्स, ऑप्शन नंबर सी एडवेंट, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा देशांतर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर बी लौट कर आऊँगा फिर, या ऑप्शन नंबर सी मेरे बिना तुम प्रभु, या ऑप्शन नंबर डी हमारी नींद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे बिना तुम प्रभु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनन मारिया रिल्फे का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1840 में, ऑप्शन नंबर बी 2 जून 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर 1874 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में रेनर मारिया रिल्फे का जन्म हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्फे की माता का नाम क्या था? ए सोफी, ऑप्शन नंबर बी जीनिया, ऑप्शन नंबर सी राबिया, ऑप्शन नंबर डी जिमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोफिया। रेनन मारिया की माता का नाम सोफिया था। अब यहाँ तक 55 तक आपका जो किताब का क्वेश्चन था, अब जो है वो व्याकरण, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो चलिए हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब 56 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो रहा है हिंदी व्याकरण का। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर बी 12, या ऑप्शन नंबर सी डी 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। हिंदी में स्वर वर्ण जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है हिंदी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? ऑप्शन नंबर ए क, ऑप्शन बी अंग, या ऑप्शन नंबर सी च, या ऑप्शन नंबर डी ज। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो बी नंबर का अंग है, यही है दो द्विगुणी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग न होने पर भी जो शांत रहे उसे क्या कहते हैं? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, ऑप्शन नंबर सी अयोगवा, या ऑप्शन नंबर डी निर्नुनासिक।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोगवाह कहते हैं उसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा या ऑप्शन नंबर डी दंत। तो जितने भी त थ द ध द न ये जब होते हैं सारे, ये सभी दांत से जब बोले जाता है इनको तो दांत में जीभ टच होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अघोष वर्ण कौन है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी र, ऑप्शन नंबर सी त या ऑप्शन नंबर डी ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो जितने भी वर्णमाला है उसमें जो पहला और दूसरा वर्ण होते हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। तो एक अपना पहला नंबर का वर्ण है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तो वह कौन ध्वनि कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए संपृक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर बी युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त ध्वनियाँ या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संपृक्त ध्वनियाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए स प्लस यन, ऑप्शन नंबर बी से प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी सय प्लस न या ऑप्शन नंबर डी सय प्लस अन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से प्लस अन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए तालाब है, ऑप्शन नंबर बी दीपिका है या ऑप्शन नंबर सी ज्योत्सना है या ऑप्शन नंबर डी प्रज्वलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ज्योत्सना लिखते हैं तो इसका जो ये ज है वो आधा होता है और यहाँ पर पूरा जो दिया है तो यह अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द ही खोजना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये अल्प विराम का चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और यदि पूछ ले आपसे कि संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर स्वर संधि का पूछा है तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी मिठास या ऑप्शन नंबर डी दूध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नदी। यह एक जाति को बोध कराती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा नदी। नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? ए वचन कहते हैं या बी लिंग कहते हैं या सी कारक कहते हैं या डी सर्वनाम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन नंबर स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में तत्सम शब्द कौन है? ए नाक, बी जीभ, सी नींव या डी ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ, यह तत्सम शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रियतमा, ऑप्शन नंबर बी प्रियतमी या ऑप्शन नंबर सी प्रियतमानी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रियतमा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? तो से दो जगह पर आता है। एक तो होता है करण कारक का से होता है और एक होता है कर्ता ने कर्म को करण से, एक करण से संप्रदान को के लिए और अपदान से जुदाई। तो एक करण का से होता है, एक अपदान का से होता है। तो जो करण का से होता है वो नॉर्मली प्रयोग होता है और जो अपदान का से है यह कभी किसी चीज़ से अलगाव या जुदाई का बोध होता है तो वहाँ पर अपदान कारक प्रयोग होता है। तो यहाँ साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ पर किसी प्रकार का जुदाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर करण कारक हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करण कारक।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 8। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सर्वनाम पूछा है कितने होते हैं। यदि पूछता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन सर्वनाम कुल 11 होते हैं। अभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर न होवे क्या कहलाती हैं? ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घड़ा भरता हूँ, यह पंक्ति क्रिया का किस क्रिया का उदाहरण है? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया का यह उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 भेद होते हैं भूतकाल के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटक शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? तो जो ये घोटक शब्द है यह तद्भव शब्द है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 2 है, ऑप्शन नंबर बी 3 है, ऑप्शन नंबर सी 4 है या ऑप्शन नंबर डी 5 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 है। एक मात्रिक स्वरों की संख्या 4 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? मतलब कोई भी शब्द है उसके अंत में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे उपसर्ग कहेंगे, उसे प्रत्यय कहेंगे, उसे संधि कहेंगे या उसे समास कहेंगे? तो जो लास्ट में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से देशज शब्द कौन है? ए आग है, बी फूल है, सी चिड़िया है या डी चतुर्दश है? तो इसका राइट आंसर होगा चिड़िया एक देशज शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? ए उ या बी प या सी उपनी या डी उप। तो जो ये उपसर्ग होता है यह शब्द के शुरू में आता है, तो यहाँ में शुरू पर आप देखेंगे तो यहाँ उप आया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के लास्ट यानी अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बोली ली का बड़ी ई का मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन नंबर ए निस्तेज, ऑप्शन नंबर बी निश्चित, ऑप्शन नंबर सी निश्चित थी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित शब्द का विशेषण निश्चित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन वैसे ही बहुत सारा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये सब एग्जाम्पल में ही सबसे पहले दे दिया जाता है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर बी विशेषण पदबंध या ऑप्शन नंबर सी संज्ञा पदबंध या ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण पदबंध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है या सरल वाक्य का उदाहरण है या मिश्र वाक्य का उदाहरण है, इनमें से किसी का भी उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए सज जाना, बी खूब याद रखना, ऑप्शन नंबर सी व्यर्थ निंदा और या ऑप्शन नंबर डी भटकना। तो इसका राइट आंसर होगा कि चांद पर थूकना का
अर्थ होता है व्यर्थ की निंदा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? संयोग होगा, सरल होगा, सम्मान होगा या दुर्लभ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर ए विभूति, ऑप्शन नंबर बी नीर, ऑप्शन नंबर सी समीरण या ऑप्शन नंबर डी तड़ाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तड़ाग। तालाब का एक पर्यायवाची शब्द तड़ाग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी प्रेयसी या ऑप्शन नंबर डी संन्यास। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर उज्ज्वल लिखा है। उज्ज्वल को लिखते समय यहाँ पर डबल ज होता है, एक और आधा ही ज होता है लेकिन दो ज होता है, तो यहाँ पर एक ही ज है इसलिए यह अशुद्ध शब्द हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पूछा है कि निम्न में से कौन अशुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है उसने जल्दी घर जाना था, यह अशुद्ध वाक्य है। तो यही पूछा भी था कि अशुद्ध वाक्य कौन है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने जल्दी घर जाना था। ये कोई वाक्य सही से है नहीं, इसलिए यह अशुद्ध वाक्य है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? ऑप्शन नंबर ए उद प्लस दोग, ऑप्शन नंबर बी उद प्लस योग, ऑप्शन नंबर सी उधो प्लस क या ऑप्शन नंबर डी उद प्लस योग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद प्लस योग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत स का उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर ए मूर्धा को, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ को, ऑप्शन नंबर सी तालु को, ऑप्शन नंबर डी दंत को। तो यह होता है, इसका नाम ही होता है दंत स, तो जब इसका उच्चारण करते हैं तो दांत का जीवा छूती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेहतराइन, ऑप्शन नंबर बी मेहतरानीन, ऑप्शन नंबर डी मेहतरीन या ऑप्शन नंबर डी मेहतरानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेहतरानी। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग मेहतरानी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधी पी से कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महामूर्ख होना, ऑप्शन नंबर बी दोनों ओर संकट, ऑप्शन नंबर सी मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं या ऑप्शन नंबर डी दोहरा फायदा। तो जो यहाँ पर इसका समझेंगे आप भी कि कोई अंधा आदमी पीस रहा है और कुत्ता खा रहा है, यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो मेहनत कर रहा है और उसका दूसरा कोई खा रहा है, यानी कि मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम या ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक सर्वनाम या ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक का यह उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चादर शब्द का लिंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह स्त्रीलिंग का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है च का उच्चारण स्थान क्या है? तो जब हम च का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ जो है तालु को टच करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि तालु। च का उच्चारण स्थान तालु होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ई उ ये कौन से स्वर हैं? तो ये जो 4 स्वर दिए गए हैं ये तो सभी ह्रस्व स्वर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ह्रस्व स्वर हैं। तो ये आपके जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव थे हिंदी के मॉडल पेपर के वो सभी हमने सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप इसमें से कितने सवालों का जवाब दे पाएँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हिंदी का मॉडल पेपर